सुनलैंड के इंसिडेंट के बाद से फ्रॉगी वैंग के साथ ही रहने लगता है, जहां वैंग अपने रूम में वे ऑफ हेवन प्रोग्रामिंग कर रहा है। तभी जिंके फ्रॉगी से कहता है, मास्टर को तंग मत करो, ये वे ऑफ हेवन की इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है, ग्रैंड ट्रिक ऑफ फॉरगेटिंग की। फ्रॉगी कहता है, अच्छा तो ये जरूर सनरोंग की वजह से कर रहा है ना, क्योंकि वो इसके बारे में सब कुछ जानती है। जिंके कहता है कि हमें पहले से ही प्लान करके रखना होगा ताकि और लोगों को मास्टर के बारे में ना पता चले। थोड़ी देर बाद ही प्रोग्रामिंग खत्म हो जाती है और टेबल पे रखे एक छोटे से टॉय पे वो हाथ रख के इस प्रोग्राम का वैलिडेशन करने को कहता है। वो प्रोग्राम को स्कैन करता है और थोड़ी देर बाद बोलता है कि स्कैनिंग सक्सेसफुल हो चुकी है। फ्रॉगी उससे पूछता है, तुम्हें तो ग्रैंड फॉरगेटिंग आर्ट आता है ना, तो तुम उसे क्यों नहीं यूज करते? वैंग कहता है कि उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं और कई बार वो काम भी नहीं करता। फ्रॉगी उससे पूछता है, ये पीली चीज क्या है? जिंके उसे बताता है कि ये वे ऑफ हेवन है। ये पावरफुल तो जरूर है, पर मुझे नहीं लगता कि ये वे ऑफ हेवन है। ह्यूमंस के पास वे ऑफ हेवन की बहुत कम जानकारी है। मैं नहीं मानता कि असली वे ऑफ हेवन ऐसा दिखता है। इसके बाद वैंग जब स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था, उसे सन का मैसेज आता है। वो दोनों आज होने वाले टेस्ट के बारे में बात कर रहे थे। सन उससे पूछती है, कहीं तुम आज भी तो ग्राउंड नहीं डिस्ट्रॉय कर दोगे ना? जिस पे वैंग कहता है कि नहीं, मैं कंट्रोल कर लूंगा। इसके बाद सन कहती है, डरो मत, तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो, ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगी। जिसका वैंग कोई रिप्लाई नहीं करता। तभी उसके फादर वहाँ एक डिवाइस लेके आते हैं और वो उसे बताते हैं कि इस डिवाइस के बटन को प्रेस करते ही और कुछ वर्ड्स बोलने के बाद जो भी इंसान इसके आसपास होगा वो पिछले आधे घंटे की सारी बातें भूल जाएगा। इसके बाद वो उसे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं, पर इसकी वजह से वो खुद ही सारी चीजें भूल जाते हैं। जिसके बाद वो वैंग को उस डिवाइस के बारे में फिर से बताने लगते हैं कि एक वे ऑफ हेवन टेक है और इसका यूज करके। तभी वैंग उनके हाथ से डिवाइस लेके वहां से चला जाता है, जिसके चक्कर में वो उसे नहीं बता पाते कि इस डिवाइस का यूज करते वक्त वो पर्सन उसके ज्यादा पास नहीं होना चाहिए। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स क्लास में होते हैं, जहाँ की उनकी टीचर आती है और सभी से कहती है, मैं जानती हूँ कि फिजिकल आर्ट क्लास के लिए तुम सभी बड़े ही एक्साइटेड हो, पर एक बहुत बुरी खबर है। तुम्हारे फिजिकल आर्ट क्लास के टीचर बहुत ही बुरी तरह से बीमार पड़ चुके हैं। और उसी वक्त वो टीचर क्लास में एंट्री लेते हैं, पर प्रोफेसर दरवाजा लगा देती है। तो जैसा कि मैं कह रही थी, वो बहुत बीमार है और बेचारे चेन के सारे अरमानों पे पानी फिर जाता है। तो आज तुम्हारे फिजिकल आर्ट क्लास की जगह स्वॉर्ड्समैन क्लास होगी और वो क्लास तुम्हारे टीचर ज़ूकोंग लेंगे। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स स्कूल के जिम में होते हैं, जहाँ सभी स्टूडेंट्स टेस्ट के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे, पर वैंग का ग्रुप आराम से बैठा हुआ बातें कर रहा है। तभी वहाँ प्रोफेसर ज़ूकोंग आ जाते हैं। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं तुम्हें एक लेजेंडरी स्वॉर्ड्समैन से मिलाना चाहता हूँ, स्वॉर्ड इमॉर्टल, जिनका की नाम फैन रुई है। ये सच में बड़े अमेजिंग है और कहा जाता है कि वो बड़े ही जल्दी वे ऑफ हेवन लेवल के स्वॉर्ड्समैन बन चुके थे। बच्चे पूछते हैं कि आखिर ये हेवन लेवल स्वॉर्ड्समैन बनना कितना मुश्किल है। वो बताते हैं कि 3000 वेज ऑफ हेवन होते हैं। एक इमॉर्टल के लिए एक वे को भी अचीव करना बहुत मुश्किल है, चाहे वो अपनी जिंदगी भर ट्रेन ही क्यों ना करें। 10th फेज में डिस्ट्रक्टिव आर्ट पहाड़ों और नदियों को तबाह कर सकता है, तो सोचो कि वे ऑफ हेवन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। मेरे पीछे ये वर्डलेस बुक है, जिसमें तुम अपनी एनर्जी डाल के अपने लर्निंग के अकॉर्डिंग स्वॉर्ड्समैनशिप मैचिंग मैजिक सीख सकते हो। इसके बाद तुम ऑटोमेटिकली एक स्वॉर्ड्समैनशिप स्टाइल सीख जाओगे और वो स्टाइल बुक तुम्हारे सामने प्रेजेंट करेगा। सबसे पहले एक स्टूडेंट का नंबर था, जो स्टूडेंट कम और अंकल ज्यादा लग रहा था। वो पूरे जोश में वहां जाता है। तभी हम फ्लैशबैक देखते हैं, जहां वैंग उस छोटे से टॉय के पास जाता है और कहता है कि मेरा कल टेस्ट है और मैं चाहता हूं कि तुम उसे कंट्रोल करो। पहले तो वो टॉय नखरे दिखा रहा था, पर नूडल्स का लालच देने के बाद वो मान जाता है। वहीं प्रेजेंट में वो अंकल अपनी स्पिरिचुअल फोर्स वहां लगा रहा था, पर वो बुक उसे रेजिस्ट करने लगती है और दूर फेंकती है। और ज़ूकोंग बताते हैं कि अगर तुम्हारी लर्निंग एबिलिटी वीक होगी तो तुम उस बुक की वजह से बेहोश हो जाओगे और साथ साथ तुम गंजे भी हो जाओगे। गंजे होने की बात सुन के सभी लड़के घबरा जाते हैं। जिसके बाद चेन का नंबर था और वो जब अपनी एनर्जी का यूज करता है, वहाँ एक स्वॉर्ड्समैन आ जाता है और एक अटैक करता है। ये देख के ज़ूकोंग कहते हैं, वाह, पहली बार में ही 3rd फेज सीखना तो बहुत बड़ी बात है। इसके बाद हाउ भी उसकी तारीफ करने लगता है और अपनी तारीफ सुन के उसकी नाक बढ़ती ही जाती है। इसके बाद वैंग का नंबर था। ज़ूकोंग उसके पास आते हैं और कहते हैं, जब भी तुम टेस्ट देते हो कुछ ना कुछ तबाही मची जाती है, तो इसलिए हमने इस वर्डलेस बुक का इंश्योरेंस करा लिया है। तभी सन पीछे से पूछती है, प्रोफेसर क्या आपने इस जिम का इंश्योरेंस कराया? प्रोफेसर कहते हैं कि इसका इंश्योरेंस क्यों कराना है, ये बड़े ही स्टर्डी मटेरियल से बना है और इसे डिस्ट्रॉय किया ही नहीं जा सकता। ये सुन के सन उन चीजों के बारे में सोचने लगती है जो वैंग की पावर से डिस्ट्रॉय हुई थी और उसे पता है कि वैंग इस जिम को बड़ी ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है। और वो वैंग से कहती है कि क्या तुम कंट्रोल कर पाओगे? जब वैंग टेस्ट देने के लिए आगे बढ़ता है, वो जिंके से उसकी मदद मांगता है। जिंके कहता है कि हाँ, ये अच्छा आइडिया है, अगर मैं टेस्ट देता हूँ तो तबाही मचने के चांसेस कम है, क्योंकि अभी तक मैंने बस 1% वे ऑफ हेवन सीखा है। लेकिन जैसे ही जिंके उसके ऊपर हाथ रखता है, वहाँ बड़ा ही तेज तूफान आ जाता है और वो टॉय उसकी पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तभी उस बुक से एक वे ऑफ हेवन लेवल का स्वॉर्ड्समैन बाहर आता है, जिसे देख के सभी बच्चे घबरा जाते हैं, क्योंकि उसके एक ही अटैक से पूरा स्कूल तबाह हो सकता है और वो सभी वहाँ से भाग
भागने लगते हैं। और इसके बाद जब वो स्वॉर्ड्समैन अटैक करता है, आसमान से एक बड़ी सी तलवार आती है और उसके एक ही वार से जिम डिस्ट्रॉय हो जाता है और वहाँ की सारी चीजें ऊपर की तरफ खींची जा रही थी। तभी वैंग जिंके को उस तलवार की तरफ फेंकता है और उस तलवार को डिस्ट्रॉय कर देता है और अपने रिस्टोरेशन मैजिक का यूज करके पूरे जिम को वापस से ठीक कर देता है। जिसके बाद सन वैंग का हालचाल पूछने आ रही थी, पर उसी वक्त वैंग अपने डैड का दिया हुआ डिवाइस एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से वो सभी भूल जाते हैं कि थोड़ी देर पहले यहाँ क्या हुआ था। पर क्योंकि सन उस डिवाइस के काफी पास थी, वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद टीचर के कहने पे वैंग उसे इन्फर्मरी में लेके जाने लगता है। वहीं ये सारी चीजें दूर बैठा एक आदमी देख रहा होता है। मेरे मास्टर का हेवन डोर एक ही स्ट्राइक में स्प्लिट कर दिया। उसकी स्वॉर्ड स्पिरिट कहती है, कांग्रेट्स मास्टर, आपको इन्फिनाइट स्वॉर्ड्स फैक्शन का परफेक्ट वारिस मिल गया। और इसके बाद वो कहता है कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मुझे जल्दी से वहां जाना होगा। इसके बाद हमें कुछ लोग दिखते हैं जो कि मास्टर फैन रुई को प्रणाम कर रहे थे और साथ ही वो मास्टर चैन को भी प्रणाम करते हैं। इसके बाद वो सभी किंग जियाओ के बारे में बात करते हैं, जो कि एक मिशन पे गया हुआ है और वो मिशन है 4 एम्बलम फैक्शन को और प्रसिद्ध करना। इसके बाद हम एक आर्केड गेमिंग की जगह पे जाते हैं, जहाँ एक बंदे को देख के सभी लोग कह रहे थे, क्या ये जियाओ बांगशियन है? स्वॉर्ड्समैनशिप सिमुलेटर में इसका रैंक नंबर 1 है और 30 सालों से कोई इसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया था। वहीं दूसरी तरफ सन को एक डॉक्टर देख रहे थे और उसके दादाजी कहने लगते हैं कि सन हमेशा से ही सेल्फ मोटिवेटेड रही है और मना करने के बावजूद भी रात को छुप छुप के पढ़ाई करती थी, जिसकी वजह से वो हमेशा ही टॉप करती आई है। अब तो घर में भी उसकी ट्रॉफीज रखने की जगह नहीं बची। तभी पल्स चेक करने के बाद डॉक्टर लंबी सांस छोड़ते हैं। ये देख के दादा कहते हैं, क्या हुआ? क्या मेरी पोती को कोई खतरनाक बीमारी है? और वो दोनों गले लग के रोने लगते हैं। अरे क्या कर रहे हो यार तुम लोग, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल तंदुरुस्त है। पर दादाजी पूछते हैं कि फिर ये बेहोश कैसे हो गई थी? डॉक्टर कहता है कि जरूर ये कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी और उसे कार्ड देते हुए कहता है कि आप उसे यहाँ लेके जाइए। ये हॉस्पिटल मेरे मास्टर ने खोला है, पर वो अभी पूरी तरह से बना नहीं है क्योंकि उनके पास कॉइन्स की कमी हो रही है। ये सुन के दादाजी मोबाइल में कुछ टाइप करने लगते हैं और तभी टीवी में न्यूज आती है कि सन की फैमिली डॉक्टर के मास्टर के हॉस्पिटल को स्पॉन्सर करने जा रही है और उसका कंस्ट्रक्शन जल्द ही पूरा हो जाएगा। इसके बाद वैंग कहीं जा रहा होता है और उसकी मॉम सारे प्रेजेंट्स उस स्टोरेज बैग में करके उसे दे देती है और उससे पूछती है, क्या तुम सन से मिलने जा रहे हो? इसके बाद वैंग उसी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है जहाँ की सन का इलाज चल रहा है। कुछ दिन पहले सभी दोस्त ग्रुप में चैट कर रहे थे कि वो सभी सन को हॉस्पिटल में देखने जाएंगे और साथ ही कुछ गिफ्ट भी लेके जाएंगे, पर क्योंकि सभी बिजी थे वो अपने सारे गिफ्ट वैंग को दे देते हैं जो कि सन के पास जाएगा। तभी हॉस्पिटल का दरवाजा खुलता है और वो दोनों अंदर जाने लगते हैं। रास्ते में उन्हें एक ड्रोन स्कैन करके सैनिटाइज करता है। तभी कमरे में बोर हो रही सनरोंग की नजर वैंग पे पड़ती है और वो उसे देख के एक्साइटेड हो जाती है। वहीं सिक्योरिटी रूम में दादाजी को एक सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि क्या हमें उनकी बातें सुननी चाहिए, पर दादाजी कहते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या आप श्योर हैं? वो दोनों रूम में अकेले हैं, सन को खतरा भी हो सकता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। क्यों, मैंने सही कहा ना? ये कब यहाँ पहुंचा? इसके बाद फ्रॉगी वैंग की तारीफ करने लगता है। मैं और वैंग एक ही फैक्शन में है। वो हमेशा टीचर्स की रिस्पेक्ट करता है और कभी कोई गलती नहीं करता। उसे नई चीजें सीखना बहुत पसंद है और सबसे जरूरी चीज, वो बहुत केयरिंग और काइंड है। जिसके बाद वो दोनों हंसने लगते हैं। तभी वो चश्मिश अपने पास्ट का सीन याद करता है जहाँ वो और सन साथ में खेल रहे थे, यानी इसके मन में भी सन के लिए कुछ फीलिंग्स हैं। वहीं रूम में सभी के गिफ्ट देख के सन खुश होती है और वैंग वाला गिफ्ट ढूंढने लगती है, लेकिन वहाँ तो वैंग का गिफ्ट था ही नहीं और सन मुंह बना लेती है। तभी वैंग पर्स में से कुछ निकालने लगता है। ये देख के सन को लगता है कि वो स्पेशली उसके लिए कोई पोशन बना के लाया है, पर वो उसे पानी गर्म करके दे देता है। तुम्हें इस वक्त और गर्म पानी पीना चाहिए। जिसके बाद वैंग उसे गोल्ड कलर का नूडल का पैकेट देता है जो कि एक स्पेशल एडिशन है, जिसे देख के सन खुश हो जाती है। तभी वहाँ एक ड्रोन आता है जो कि उसके रिहैब टेस्ट के लिए उसे बताता है, तो सन वैंग को भी अपने साथ टेस्ट के लिए चलने को कहती है। जिसके बाद वो टेस्ट एरिया में पहुंच जाते हैं जहाँ सन अपनी आईडी डालती है और उनका सबसे पहला टेस्ट टॉय को निकालने का था, लेकिन वो टॉय निकाल ही नहीं पाती और ड्रोन बताता है कि टेस्ट रिजल्ट्स बिल्कुल नॉर्मल हैं। इसके बाद वैंग टॉय निकालने की कोशिश करने वाला था, तभी वो चश्मिश मैसेज कर देता है कि जब वो टॉय निकालने वाला होगा सारी डिफिकल्टीज मैक्स कर देना। लेकिन वैंग जोर जोर से क्लॉक को घुमाने लगता है और बहुत सारे टॉयज निकाल देता है, जो देख के सन के साथ साथ सिक्योरिटी रूम वाले भी हैरान हो जाते हैं। ड्रोन कहता है, आपका विजुअल रिजल्ट SSR प्लस है, अब आपकी एजिलिटी टेस्ट करते हैं। पर इस टेस्ट के दौरान वैंग इतनी तेजी से मार रहा था कि मशीन टूट जाती है। वहीं दादाजी ये देख के इम्प्रेस हो जाते हैं क्योंकि जवानी में उनके हाथ भी इतने ही तेज थे। इस मशीन की क्वालिटी ही घटिया थी, वैंग को इससे चोट लग सकती थी और चश्मिश मैसेज करता है डिफिकल्टी को हाईएस्ट पे सेट कर दो, जिसकी वजह से अगली गेम में बास्केटबॉल की बास्केट बिल्कुल छोटी हो जाती है। लेकिन वैंग आसानी से बास्केट में बॉल डाल ही देता है, जो देख के सभी हैरान हो जाते हैं। पर फ्रॉगी दादाजी को बताता है कि वैंग ने एक स्पेशल टेक्निक का यूज किया है जिससे बॉल
बास्केट में जाती तो नहीं है, पर वो उस जाली को ऐसे हिलाती है जिससे लगता है कि वो उसके अंदर गई थी। और वैंग ने जियान का एक और स्कोर तोड़ दिया था। इसके बाद वैंग को स्वॉर्ड्समैनशिप सिमुलेटर का टेस्ट देना था। वैंग अपनी तलवार को हल्का सा उस मशीन में टच करता है, पर ये भी वो मशीन सह नहीं पाती और फट जाती है, और इसकी वजह से वो इस गेम में भी नंबर 1 पे चला जाता है। ये देख के वो बंदा गुस्सा हो रहा होता है कि आखिर ये ऐकान है कौन। चश्मिश कहता है, सर इसने वो मशीन तोड़ दी, पर दद्दू कहते हैं कि वो मशीन तो पुरानी हो चुकी थी, इसलिए टूट गई होगी। इसकी स्वॉर्ड्समैनशिप तो बिल्कुल मेरी तरह है, जब मैं जवान हुआ करता था। जिसके बाद वैंग का स्कोर जब कैलकुलेट होता है, वो वही टॉय जीत जाता है जो कि सन को चाहिए था। और दूसरी तरफ जियान कोशिश करे जा रहा था वैंग के स्कोर को तोड़ने के लिए, पर उससे कुछ हो ही नहीं रहा था, और गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें जरूर हराऊंगा। इसके बाद वैंग घर जाने लगता है। रास्ते में फ्रॉगी कहता है, जियान काफी तगड़ा है, वो 4 एम्बलम्स फैक्शन का एक मास्टर है। पर वैंग को इस बारे में कुछ नहीं पता था, तो फ्रॉगी उसे बताता है कि वो फैक्शन एक डिवीजन है इन्फिनाइट स्वॉर्ड फैक्शन का, और क्योंकि तुम अब नंबर 1 पे पहुंच चुके हो, वो शायद तुमसे बदला ले। वहीं उस केव में एक बंदा पूछ रहा था, ये किंग जियाओ फिर से क्यों नहीं आया। सफेद दाढ़ी कहता है कि हमें किसी ने चैलेंज किया था और किंग जियाओ उसी से डील करने गया है, वो मिशन कंप्लीट करके जल्द ही वापस आ जाएगा। वहीं बाहर किंग सन रोंग को ढूंढ रहा था, क्योंकि वैंग ने सन की आईडी का यूज करके उसके रिकॉर्ड्स को तोड़ा था। वहीं स्कूल में मिस्टर जूकोंग और पैन की बहस छिड़ जाती है, क्योंकि पान सारी फिजिकल क्लास को बंद करके सिर्फ बच्चों को पढ़ाई कराना चाहती थी। पर जब वो बहस कर ही रहे थे कि तभी वहाँ वो बूढ़ा आदमी पहुंच जाता है और उनसे पूछता है कि क्या तुम लोग फिजिकल आर्ट टीचर की तलाश में हो। जूकोंग उसे गौर से देखते हैं, अरे आप तो स्वॉर्ड सेंट हैं, हमें नहीं पता था कि आप आ रहे हैं। वो भी इन्फिनाइट स्वॉर्ड फैक्शन से थे, और तभी वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करने लगते हैं और अपनी ताकत दिखाने के बाद उनसे पूछते हैं, ये मेरी 10% स्पिरिचुअल प्रेशर था, क्या इतना काफी होगा तुम्हारे स्कूल में फिजिकल आर्ट टीचर बनने के लिए। जूकोंग कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल, पर आखिर आप एक टीचर क्यों बनना चाहते हो। वो कहते हैं कि मैं अपना वारिस ढूंढ रहा हूँ, जिसे मैं अपनी ताकत, पैसा और सब कुछ दे सकूं, और मुझे लगता है यहाँ कोई है जो कि मेरा वारिस बन सकता है। इसके बाद जूकोंग उन्हें अपना स्कूल दिखाने के लिए लेके जाते हैं, और जाते जाते पान की बुराई कर रहे होते हैं। वहीं सभी स्टूडेंट्स नए टीचर के बारे में बात कर रहे थे। वहीं वैंग सोच रहा होता है कि स्वॉर्ड सेंट हाउस शो में क्या कर रहे हैं। तभी जिंके कहता है कि एक स्वॉर्ड मास्टर ही दूसरे स्वॉर्ड मास्टर को अट्रैक्ट कर सकता है, और वो शायद यहाँ अपना वारिस ढूंढने आए हैं। जिस पे वैंग कहता है, चलो कोई बात नहीं, मैं कौन सा बड़ा अच्छा स्वॉर्ड्समैन हूँ। ये सुन के जिंके मुंह बना लेता है, लेकिन तभी वहाँ प्रोफेसर पान आ जाती है, और इस बार भी फिजिकल क्लास की जगह खुद उनकी क्लास लेने लगती है, जो कि बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं आता। तभी वैंग अपनी पावर से देखता है कि किंग सन से बदला लेने के लिए उनके स्कूल की तरफ आ रहा था, और तभी किंग को अलर्ट आता है कि एक इलेक्ट्रिक आई उस पे नजर रख रही है, और उसे लगता है कि ये जरूर सन का काम होगा। इसके बाद वो दोनों फिजिकल आर्ट क्लास के लिए स्टूडेंट्स का वेट कर रहे थे, पर कोई स्टूडेंट आ ही नहीं रहा था, और वो सामने देखते हैं कि सिर्फ 5 बच्चे वहाँ आ रहे हैं, और वो मास्टर जी से मिलने के बाद गुड बाय बोल के वहाँ से जाने लगते हैं। तभी ये उन्हें रोकते हैं, अरे रुके रुको, क्या हो गया। जब तक वो शेमड़ी टीचर हमारे पीछे पड़ी है, फिजिकल आर्ट क्लास कभी नहीं हो सकती। अगर हम उससे जीतना चाहते हैं तो हमें साथ में लड़ना होगा। इसके बाद वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करके हवा में उड़ने लगते हैं। ये देख के हाओ और चैन तो बड़े खुश हो जाते हैं। मास्टर कहते हैं कि उड़ने के लिए हमें अपना स्पिरिचुअल प्रेशर कंट्रोल करना होता है, और तुम्हें ये चीज ग्रेजुएशन से पहले सीख लेनी चाहिए। वही ये सब सुन के सन सब कुछ समझ जाती है, और मास्टर उसकी समझदारी के लिए उसकी तारीफ करते हैं। जिसके बाद सन की बत्ती जलती है, और वो कहती है कि मैं समझ गई कि हम फिजिकल आर्ट क्लास कैसे ले सकते हैं। वहीं किंग कह रहा होता है कि सन, मैं तुम्हें 49 दिन तक टॉर्चर करूंगा। है 49 डेज तक, 69 डेज तक करना चाहिए ना। जिसके बाद सन प्रोफेसर पान के पास आती है और कहती है कि हम आपकी क्लास के लिए कब से वेट कर रहे हैं, प्लीज आप हमें थोड़ा और पढ़ा सकती हैं। ये सुन के प्रोफेसर खुश हो जाती है और उन्हें पढ़ाने चली जाती है। लेकिन जब वो पढ़ा के वापस आती है, वहाँ चैन आता है और फिर से उन्हें पढ़ाने को कहता है। जिसके बाद जब वो वापस आती है, इस बार हाओ आया था और वो भी उसे पढ़ाने को कहता है, और इतनी थकी हुई हालत में भी वो फिर उनके साथ जाती है, और जब वापस आती है वो दरवाजे पे लॉक लगा देती है। और इस बार सन और वैंग फिर से आए थे, पर वो देखते हैं कि दरवाजे पे तो लॉक लगा है, तो वैंग दरवाजे को ही तोड़ देता है। जिसके बाद लिन और सन टीचर को लेके जा रहे होते हैं। इसके बाद वो बच्चों से डर के बाथरूम में बंद हो जाती है, लेकिन यहाँ सन फिर से आ जाती है। इन सब से परेशान होके पान उन्हें फिजिकल आर्ट क्लास लेने की परमिशन दे देती है। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स फिजिकल आर्ट क्लास के लिए जमा हो जाते हैं, जहाँ सबसे पहले मास्टर सभी को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और कहते हैं क्योंकि ये तुम्हारी पहली क्लास है, हम सबसे पहले तुम्हारी पावर को टेस्ट करेंगे। और वो ये टेस्ट इस 10 किलो की बॉल को फेंक कर करेंगे, और इस टेस्ट के लिए सबसे पहले आगे चैन आता है, जो कि उस बॉल को लगभग 100 मीटर दूर फेंकता है, जो देख के मास्टर उसका नाम एक ग्रेड में डाल देते हैं और मन में सोचते हैं बस 100 मीटर। इसके बाद बारी वैंग की थी और ये दोनों सुंदरियां सोच रही थी इस बार पता नहीं क्या होने वाला है, बस बॉल मिल जाए वापस। जब वैंग उसे उठाता है वो उसे बहुत हल्की लगती है, तो वो उसे
उसे 10 लाख गुना ज्यादा भारी बना देता है। जिंके कहता है भाई ये तेरे हिसाब से हल्की है, ये इतनी भारी बॉल जमीन पे गिरी पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे हाँ मुझे पता है, 1 सेकंड बाद ये अपने नॉर्मल वेट में आ जाएगा। इसके बाद वो बॉल को फेंकने ही वाला था, तभी वहाँ पे किंग पहुंच जाता है और तभी उसे कॉल आता है और वो उससे पूछता है कि तुम्हारा मिशन कैसा चल रहा है। किंग कहता है कि जू तुम फिक्र मत करो, ये एक छोटा सा फैक्शन है। वहीं वैंग ने जो बॉल फेंकी थी वो बस 50 मीटर दूर जाके गिरती है। मास्टर सोचते हैं कि ये वो स्टूडेंट नहीं है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ और कहते हैं कि ये फेल हो गया है। वैंग कहता है देखा ये तो यहीं रह गई। तभी जिंके कहता है पर मास्टर ये तो पूरी दुनिया का चक्कर लगा के वापस आई है। और हम देखते हैं कि जब वैंग ने बॉल फेंकी थी वो नदियों और पहाड़ों से होता हुआ दुनिया का पूरा एक चक्कर लगा लेता है और जब वो वापस पहुंची वो किंग से टकरा के नीचे गिर जाती है। और ये सारी घटना 1 सेकंड के अंदर हुई होती है। सभी को लग रहा होता है कि बॉल तो बस ऊपर गई और नीचे गिर गई, पर जब लिन सन को बताती है कि असलियत में क्या हुआ था, उसकी आंखें और मुंह दोनों खुला का खुला रह जाता है। इसके बाद शाम को जुकांग मास्टर से पूछते हैं कि आपको अपना वारिस मिल गया। मास्टर कहते हैं कि नहीं, मैंने सोचा नहीं था कि वांग इस टेस्ट को फेल करेगा और मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। मैंने सुना था कि 4 एम्बलम फैक्शन से कोई विलेन आने वाला है, पर वो अभी तक पहुंचा क्यों नहीं। अगले दिन वैंग अपने रूम में बैठ के कुछ बना रहा था। वहीं दूसरी तरफ किंग जाओ को पुलिस ने पकड़ लिया है और वो सभी उसकी फोटो और बाकी के लोगों के सामने अगरबत्ती जला के कहते हैं कि हम तुम्हारा बदला जरूर लेंगे। वहीं फ्रॉगी वैंग से पूछता है तुम कर क्या रहे हो। जिंके फ्रॉगी को बताता है कि मास्टर एक डीमन अम्यूजमेंट पार्क बना रहे हैं और उसका थीम तुम होगे और वो अभी स्पिरिचुअल वेन बना रहे हैं। जैसे कि घर के फाउंडेशन के लिए जमीन खोदनी पड़ती है, स्पिरिचुअल वेन की भी इतनी ही जरूरत है। फ्रॉगी पूछता है पर ये अंडरग्राउंड वेन्स बनती कैसे हैं। जिंके बताता है कि मास्टर ने 2 पैक ऑफ क्रिस्पी नूडल्स एक्सचेंज कर दिए वे ऑफ हेवन का यूज करके सभी मटेरियल्स के लिए, और ये सब कुछ उन्होंने तुम्हारे लिए किया है। वो सब तो ठीक है, पर ये हाथों से कैसे बना सकता है। इसके बाद क्लास में जुकोंग सभी को अंडरग्राउंड वेन्स की जानकारी दे रहे थे। वो उन्हें बताते हैं कि जब से ह्यूमंस ने साइंटिफिक कल्टीवेशन शुरू की है, इससे अर्थ के कोर को अफेक्ट हुआ और जैसे ह्यूमंस में नसें होती हैं, अर्थ के कोर से ये वेन्स कनेक्टेड हैं। ये वेन्स 2 तरह की हैं, मोटी और पतली। मोटी वेन्स में बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी होती है, वहीं पतली वेन्स काफी कमजोर होती हैं और इनके स्पिरिचुअल इंपल्सेस भी काफी कम होते हैं। अगर कोई स्पिरिचुअल वेन डिस्ट्रॉय हो जाती है तो अजीब अजीब से स्पिरिचुअल विजन्स होने लगते हैं और तुम्हारे स्पिरिचुअल इंपल्सेस कम हो जाती है। तभी चंद पूछता है क्या हम खुद स्पिरिचुअल वेन्स नहीं बना सकते। जुकोंग बताते हैं कि अगर हम ऐसा कर भी पाते तो उन्हें प्लांट करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि इसे प्लांट करने के लिए उन्हें अर्थ के कोर में जाना होगा। जिसके बाद क्लास खत्म हो जाती है और तभी बच्चे बाहर देखते हैं कि बर्फ गिर रही है, पर ये तो जून का महीना था। सभी बच्चे ये सब बाहर देख रहे थे, लेकिन वैंग वहाँ से कहीं जाने लगता है। जुकोंग भी इसकी सच्चाई का पता लगाने जा रहे थे, पर मास्टर उसे रोक देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो भी ये प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है उसे उनका वारिस जरूर रोकेगा। अगर वो नहीं रोक पाया तो मैं हूं ना। वैंग बाहर आके कुछ चेक कर रहा था, तभी जिंके बताता है कि फैक्शन 60 के अंडरग्राउंड वेन्स को कोई डिस्ट्रॉय कर रहा है। तभी वैंग के ऊपर शन एक स्नोबॉल फेंकता है, जिसके बाद वो बहुत सारी स्नोबॉल्स फेंकने लगता है, पर जिंके कहता है कि कोई आप पे नजर रख रहा है, अगर आपने सारी बॉल्स डॉज कर ली तो उनको शक हो जाएगा। तभी वहाँ लिन और सन भी पहुंच जाती है और वो भी इस स्नो फाइट को ज्वाइन कर लेती है। जिंके कहता है कि स्वॉर्ड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, पर वैंग कहता है कि कोई बात नहीं, अभी ये सब ठीक करने के लिए बहुत टाइम है। जिसके बाद वो सभी बर्फ में खेलने लगते हैं। वो एक बड़ी सी स्लाइड बनाते हैं जिससे कि सभी स्लाइड कर रहे थे और इसके बाद वो अलग से ही तोप बना के उससे खेल रहे थे, लेकिन तभी अचानक से ठंड बढ़ जाती है, जिसके बाद सभी अंदर चले जाते हैं। इसके बाद चंद क्लास का गेट खोलने जाता है, पर उसका हाथ ही जम जाता है। तभी अंदर से आवाज आती है दरवाजे को हाथ मत लगाना, नहीं तो तुम्हारा हाथ जम जाएगा। और क्लास में एक बच्चे की उससे जीप चिपक रखी थी। जिसके बाद चंद दरवाजा तोड़ने जा रहा था, पर हाउ उसे रोकता है। अरे भाई स्कूल की प्रॉपर्टी है, ये क्या कर रहा है। तभी सन उससे पूछती है कि मॉनिटर क्या आप फायर मैजिक का यूज कर सकते हैं। चंद बड़ी ही लंबी चौड़ी स्पीच देता है, अरे हाँ मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा। और अपनी सारी पावर इकट्ठा करके जब वो फायर मैजिक यूज करता है, वो एक माचिस की तीली जितनी निकली थी, जिसे देख के वो दोनों उसकी बजाने लगते हैं और बेचारा चैन रोते हुए वहां से चला जाता है। इसके बाद हाउ ट्राई करता है, पर उसकी फायर तो पहले से भी कम थी। जिसके बाद सन और लिन भी कोशिश करते हैं, पर उनकी फायर भी बहुत कम थी और वो सभी रियलाइज करते हैं कि उनके आसपास की मैजिकल इंपल्सेस कम हो चुकी हैं और इसी वजह से उनकी पावर्स काम नहीं कर रही। और उन्हें भी समझ आ जाता है कि स्कूल के नीचे की कोई स्पिरिचुअल वेन्स डिस्ट्रॉय कर रहा है। और क्योंकि लिन बटरफ्लाई रेस से थी, उसे ठंड ज्यादा लगने लगती है और अपना छपरी चन चाहे जितना मर्जी छपरी हो पर जेंटलमैन है बंदा, और वो उसे अपनी जैकेट दे देता है। वहीं स्कूल के प्लेग्राउंड में वही 4 एम्बलम वाला मेंबर अपनी मैजिक का यूज करके स्कूल के अंडरग्राउंड स्पिरिचुअल वेन्स को डिस्ट्रॉय कर रहा था। वो इतना ज्यादा ताकतवर था कि स्कूल की खिड़कियां टूट जाती हैं और पूरा का पूरा स्कूल जमने लगता है। वहीं दूसरी तरफ ये लोग भागे भागे लिन को टीचर्स ऑफिस में ले जा रहे थे। तभी उस बुढ़े के सामने तूफान के अंदर से वैंग आता है। अरे एक बालक, ये अभी तक जमा कैसे नहीं। वहीं वैंग उसकी तलवार को निकाल कर फेंक
देता है। ये देख के बुढ़े को गुस्सा आ जाता है, पर वैंग वहीं खड़े खड़े अपनी उंगली हिलाता है। वो वहां से उड़ता हुआ दुनिया के दूसरे कोने में चला जाता है, जिसके बाद वैंग अपनी तलवार को उसी जगह पे डाल देता है और स्कूल की सारी अंडरग्राउंड वेन्स को वापस से ठीक करने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ की सारी स्नो गायब हो जाती है और वहाँ फिर से पेड़ पौधे उगने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ लिन को भी होश आ जाता है और स्कूल भी पूरी तरह से नॉर्मल हो चुका था। वहीं मास्टर सोच रहे थे कि आखिर वो स्टूडेंट है कौन। वहीं दूसरी तरफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, जहाँ जुओ किंग के बारे में मीडिया को बता रहा था, लेकिन वो बुढ़ा आके सीधा वहाँ गिरता है और उसके साथ साथ उसकी तलवार भी आई थी। ये सब देख के पहले तो जुओ हैरान होता है। रिपोर्टर्स उससे पूछते हैं, जुओ क्या ये सब भी आपने किया? और जुओ कहता है, बिल्कुल, ये सब मुझसे नहीं छुप सकते। इसके बाद अगले दिन जुओ को एक लड़की रिपोर्ट दे रही थी कि वो बुढ़ा मर चुका है और रिपोर्ट्स के हिसाब से उसे बस एक चांटा ही पड़ा था और वो काफी ऊंचाई से गिरा था। शायद इसी की वजह से उसकी मौत हो गई। एक इमोर्टल फेस का कल्टीवेटर सिर्फ एक चांटे से कैसे मर सकता है? इसके बाद वो उसे बताती है कि फोर एम्बलम फैक्शन ने आपके सर के ऊपर एक बाउंड्री रखी है और कुछ मर्सनरीज ने इसे एक्सेप्ट भी कर लिया है। ये देख के जुओ की फट जाती है, पर वो ऐसा दिखा रहा था कि इससे जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये देख के वो लड़की भी इम्प्रेस हो जाती है कि इतने बड़े खतरे के बावजूद भी वो इतने शांत कैसे हैं। लेकिन उसके जाते ही वो वैंग को कॉल पे कहता है, मास्टर प्लीज मेरी मदद कीजिए। वहीं वैंग उसकी कॉल काट के क्रिस्पी नूडल्स लेने चला जाता है, जिसके बाद वो सभी कल्टीवेशन मॉल में लगी सेल में जाते हैं, जहाँ की तरह तरह की चीजें बिक रही थी। तभी हाउ की नजर एक एंशिएंट आइटम पे जाती है, पर उसका प्राइस 100 मिलियन था। ये सुन के हाउ समझ जाता है कि ये उसकी औकात से बाहर है, पर सन कहती है कि इन आइटम्स को सिर्फ पैसों से नहीं खरीदा जा सकता, क्योंकि ये एंशिएंट आइटम्स अपना मास्टर खुद चूज करती हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि इसे खरीदने के बाद भी तुम इसे कंट्रोल ना कर पाओ। तभी चैन कहता है कि मैंने सुना है कि जो भी इसे कंट्रोल कर सकता है वो इनके थॉट्स भी सुन सकता है। वहीं वैंग बड़ा परेशान हो रहा था, क्योंकि ये सारे एंशिएंट आइटम्स चाहते थे कि वैंग उन्हें खरीद ले और वो उसके सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं। वहीं सीसीटीवी रूम में एक मोटू उन सभी को देख के पहचान जाता है कि वो फैक्शन 60 से है और वो अपने सर्वेंट से कहता है कि वो सभी सेल्समैन को कह दें कि वो उन सभी को महंगे दामों में चीजें बेचे। वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि वो पोस्टर उस तक भी पहुंच चुका था और क्योंकि वो डायरेक्टली जुओ से नहीं भिड़ सकता, तो वो उसके स्टूडेंट से ही पंगा ले रहा है। वैंग कुछ सामान खरीदता है जिसका प्राइस वो 800 कॉइन्स बताती है। वहीं चन का ध्यान कुछ चश्मों पे था। तभी वहाँ सेल्समैन आता है और उसे चश्मा पहना के कहता है कि ये तो आप पे बहुत अच्छा लगेगा। ये कल्टीवेटर्स के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें काफी सारी बुक्स हैं और अगर आप इसे खरीदते हैं तो आपको एंटी ग्रेविटी डंबल्स भी मिल जाएंगे। ये डील देख के चन खुश हो जाता है, पर उसकी प्राइस 60,000 स्पिरिचुअल कॉइन्स थी। सेल्समैन कहता है, कोई बात नहीं, आप अपनी स्पिरिचुअल फोर्स के द्वारा भी पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद फ्यूचर में जब भी स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा करेंगे वो आपको हमें पे करनी होगी। ये सुन के वो दोनों थोड़ा हिचकिचाते हैं, पर सेल्समैन कहता है कि आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं, लेकिन हाउ उसे रोक देता है। लेकिन सेल्समैन अब हाउ की भी पसंदीदा चीज निकालता है, एक ब्लाइंड बॉक्स स्पिरिचुअल बीस्ट एग, जिसमें 2% चांस है एक रेयर स्पिरिचुअल बीस्ट निकलने का। तो वो दोनों ही अंधे होके पेमेंट के लिए मान जाते हैं, लेकिन तभी सन आके उन्हें रोकती है और कहती है कि इनकी पेमेंट मैं करूंगी। पर सेल्समैन कहता है कि आप इनकी पेमेंट नहीं कर सकती। तभी वैंग उन्हें उनका डिस्काउंट वाला पोस्टर दिखाता है। अरे मैं तो भूल ही गया था, आज हम डिस्काउंट भी दे रहे हैं और साथ में फ्री ऑर्डर चांस भी। इसके बाद वो एक मशीन मंगवाता है और सभी को बताता है कि 100 स्पिरिचुअल कॉइन्स खत्म करने पर उन्हें एक बार इसे घुमाने का चांस मिलेगा और अगर इसमें से गोल्डन बॉल बाहर निकली तो आपको डिस्काउंट मिलेगा और अगर सिल्वर बॉल बाहर निकली तो टॉयलेट पेपर मिलेंगे। वैंग उसे अपना बिल दिखाता है जो कि 800 स्पिरिचुअल कॉइन्स का था, तो उसे 8 चांस मिलते हैं इसे स्पिन करने के। वैंग कहता है कि मैं वो ग्लासेस चाहता हूँ, इसके लिए आपको इस डिवाइस में से एक गोल्डन बॉल निकालना होगा, लेकिन ये उसके हिसाब से नामुमकिन है क्योंकि उसमें 30,000 बॉल्स हैं और उसमें से सिर्फ एक ही गोल्डन बॉल है। इसके बाद वैंग वे ऑफ हेवन को समन करता है, जो कि उससे पूछता है क्या आप आर्ट ऑफ लक का यूज करना चाहते हो, उसकी वजह से आप आधे घंटे तक लकी हो जाओगे, जिसके लिए वैंग हाँ कहता है। इसके बाद वैंग जब उसे स्पिन करता है उससे गोल्डन बॉल बाहर आती है, जो देख के सेल्समैन को यकीन नहीं होता। वहीं वैंग के दोस्त बड़े खुश होते हैं। तभी सेल्समैन कहता है, अरे मैं तो भूल ही गया था, आपको एक नहीं 2 गोल्ड कॉइन्स निकालने होंगे, लेकिन फिर से उसमें से गोल्डन बॉल ही बाहर आती है। इसके बाद मैनेजर की हालत तो तुम सोच ही सकते हो, लेकिन वो फिर से कहता है कि नहीं, आपको 2 नहीं 3 बार बॉल निकालनी होगी, लेकिन उसमें से फिर से गोल्डन बॉल ही बाहर आती है। इसके बाद सेल्समैन कुछ कहने लायक ही नहीं बचता और वो कहता है कि अगर आप इसको एक और बार घुमाते हो और उसमें से 2 रेड रूबीज बाहर आती हैं, तो आपको उस ग्लास के साथ साथ स्पिरिचुअल बीस्ट एग भी मिल जाएगा। जब वैंग उसे घुमा रहा था मैनेजर की हालत बुरी थी और जब वो बेचारा अपना सर घुमाता है वो देखता है कि उसमें से 2 रूबीज बाहर आ गई हैं। बेचारे सेल्समैन को ऐसा सदमा लगता है कि वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद मॉल में जितने भी फ्री गिफ्ट वाले कॉन्टेस्ट चल रहे थे वैंग सभी में पार्टिसिपेट करता है और वो और उसके दोस्त बहुत सारी चीजें
चीजें फ्री में जीत जाते हैं। ये सब देख के बेचारा सेल्समैन रोने लगता है और ओनर को भी गुस्सा चढ़ रहा था। वैंग को ये सब करने से रोकने के लिए सेल्समैन उसे क्रिस्पी नूडल्स का पैकेट देता है, पर वैंग जब उस पैकेट को खोलता है उसमें से एक गोल्डन कार्ड निकलता है। इसका मतलब उसे एक और पैकेट फ्री में मिलेगा, पर जब वो उसे खोलता है उसमें से सेम कार्ड निकलता है। ऐसा करते करते वहाँ वो पूरी दुकान को खाली कर देता है और सेल्समैन इस जॉब को छोड़ने का डिसाइड कर लेता है। वहीं जुओ के पास एक डब्बा आता है जिसे देख के वो समझ जाता है कि इसे जरूर वैंग ने भेजा होगा और उसके अंदर कुछ कपड़े थे। इसके बाद हमें वही छोटे छोटे टॉयज दिखते हैं। यहाँ पे 3000 से भी ज्यादा वे ऑफ हेवन के सीक्रेट आर्ट्स है जिसे कि कल्टीवेटर्स सीखते हैं। कोई भी इनमें से एक भी समझ ले तो वो इनविंसिबल बन जाएगा। और अब जाके हमें पता चलता है कि इन सभी को वे ऑफ हेवन एल्व्स कहा जाता है और ये सभी इन सारी चीजों की मेंटेनेंस करते हैं और इन्हीं की मदद से दुनिया की कई चीजें चलती हैं। इसके कुछ देर बाद वही येलो एल्व्स उन दोनों को लेके आते हैं जिनको वैंग ने ठिकाने लगाया था और उन्हें देखने के लिए उनके साथ लीडर में से 2 लीडर आते हैं। जब ब्लू उन्हें देखता है और वो समझ जाता है कि ये जरूर वैंग ने किया होगा। इसके बाद वो अपने सर्वेंट से कहता है कि वो उन दोनों को लूनर वेल में फिकवा दे जहाँ की जियांग को फेंका गया था। वहीं वो कल्टीवेटर्स जो वे ऑफ हेवन सीखने के लिए यहाँ आना चाहते हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं रेड कहता है कि हमें बुरे लोगों को वे ऑफ हेवन सीखना अलाउ नहीं कर सकते। तभी एक बंदा वे ऑफ हेवन सीखने के लिए ऊपर चढ़ रहा था और ये असल में उसकी स्पिरिट है और वो ह्यूमन वर्ल्ड में मेडिटेट कर रहा है। उसे ऊपर आता हुआ देख के सर्वेंट्स बताते हैं कि इसका नाम चैन नान शुआन है और ये इन्फिनाइट स्वॉर्ड फैक्शन का सेकंड एयर है और ये ट्रू इमॉर्टल फेस के लेवल 9 पे है और ये इसका 6751वां अटेम्प्ट है। रेड कहता है कि ये तो काफी पावरफुल लग रहा है, पर तुम इसे वे ऑफ हेवन क्यों नहीं सीखने देना चाहते? जिस पे सर्वेंट बताता है कि वो अपने मास्टर की रिस्पेक्ट नहीं करता है। ये सुन के रेड कहता है कि जो अपने मास्टर की रिस्पेक्ट नहीं करता उसे हम वे ऑफ हेवन नहीं सीखने दे सकते। जिसके बाद वो उसे नीचे गिरा देते हैं। इसके बाद वो कह रहा होता है, ब्रदर तुम्हारी मौत तो जल्दी ही होने वाली है। वहीं मैं अभी जवान हूँ, मेरे पास वे ऑफ हेवन सीखने के लिए बहुत टाइम है और मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि मेरे उत्तराधिकारी बन सकते हैं। वहीं अपने 2 मेंबर्स खोने की वजह से ये बहुत गुस्से में आ जाता है और जब वो गुस्से में स्वॉर्ड घुमाता है उससे पूरा पहाड़ कट जाता है। तभी एक बंदा पीछे से आता है और कहता है कि फैक्शन 60 बहुत खतरनाक है, हमें ये सारी चीजें मास्टर को रिपोर्ट करनी चाहिए। पर वो कहता है कि मास्टर को सब पता है, शायद वो हमें टेस्ट कर रहे हैं, हमें मास्टर के आने से पहले उन्हें हराना होगा। इसके बाद वो एक मास्टर के स्टूडेंट की बात करते हैं जिसका कि कोड नेम 0 है, पर वो ये नहीं जानते कि आखिर वो है कहाँ। जिसके बाद लाल बाल बताता है कि कल फैक्शन 60 एक चैरिटी सेल ऑर्गेनाइज करने जा रहा है और मैं वहां जाके अपनी आग से उन सभी को खत्म कर दूंगा। वहीं रेड कह रहा होता है, तुम एक और कल्टीवेटर लेने के लिए तैयार हो? ब्लू कहता है कि ये बेवकूफ अपने व्हाइट लिस्ट वाले से क्यों भिड़ते रहते हैं। एक एल्फ पूछता है कि कौन है ये व्हाइट लिस्ट। तभी दूसरा उसके टकले पे टपली मारता है और उसे बताता है कि वो, और उसी वक्त हम सीधा क्लासरूम में पहुंच जाते हैं जहां प्रोफेसर सभी स्टूडेंट्स को चैरिटी सेल के बारे में बता रही थी और सभी स्टूडेंट्स अपना फालतू सामान यहाँ ला सकते हैं और इससे जो भी पैसा आएगा वो पुअर फैक्शंस की मदद करने में लगाएंगे और जो स्टूडेंट सबसे ज्यादा मनी रेस कर पाएगा उसे एक स्पेशल प्राइज मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ शुआन फिर से वे ऑफ हेवन सीखने की कोशिश कर रहा था और उसी दौरान वैंग कुछ सामान ढूंढ रहा है चैरिटी सेल में देने के लिए। तभी फ्रॉगी को एक दरवाजा दिखता है। वो पूछता है कि इसके अंदर क्या है। वैंग तभी कहता है, चलना चाहोगे मेरे साथ? फ्रॉगी भी देखना चाहता था कि आखिर उसने यहाँ क्या छुपा रखा है। और जब वो वहाँ से अंदर जाते हैं वे ऑफ हेवन में एक बड़ा सा दरवाजा खुलता है जिनके फ्रॉगी को बताता है कि ये वे ऑफ हेवन लाइब्रेरी है। ये सुन के उसको अपनी बात याद आती है जब उसने वैंग को कहा था कि माना कि तुम पावरफुल हो पर फिर भी तुम वे ऑफ हेवन को नहीं छू सकते। और फ्रॉगी बेचारा शॉक रह जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे ऑफ हेवन की जगह सीधा वैंग के घर से कैसे कनेक्टेड है। वो इसके बारे में पूछने ही वाला था कि वैंग एक क्रिस्पी नूडल निकाल के कहता है कि मैं इसके बदले कुछ लेना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा करते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे। ये देख के फ्रॉगी सोचता है, वाह मैंने नहीं सोचा था कि ये भी वे ऑफ हेवन से डरेगा। लगता है इसके रिलेशन उनसे इतने अच्छे नहीं हैं। लेकिन तभी सारे लीडर्स वहाँ आ जाते हैं और उसके आगे सर झुका के कहते हैं कि हमें पता नहीं था कि आप आने वाले हैं मिस्टर लिंक, माफ करना हम लेट हो गए। एक एल्फ पूछता है, ये है कौन? सारे लीडर्स इसका ऐसे स्वागत क्यों कर रहे हैं? वो फिर से उसके कान के नीचे लगाता है और कहता है, यही तो है वो व्हाइट लिस्ट वाला। देख के फ्रॉगी हैरान हो जाता है, ये ऐसे क्यों झुके पड़े हैं? सच में मैं कितना खुश नसीब हूँ कि मैं तुम्हारा डॉग बना। जिन के फ्रॉगी को बताता है कि वे ऑफ हेवन लॉ ऑफ इक्वल एक्सचेंज पे बेस्ड है, पर ये तो बस छोटा सा स्नैक है। ये स्नैक बस तुम्हारे लिए होगा, पर मास्टर के लिए ये खजाना है। उस नूडल के बदले रेड उसे सबसे पहले तो एक गोल्डन सिल्क वॉर्म देता है जिससे बने कपड़े बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं, पर वैंग उसे रिजेक्ट कर देता है। जिसके बाद वो एक और चीज निकालते हैं और कहते हैं कि ये वजन कम करने वाली साबुन है, पर वैंग उसे भी रिजेक्ट कर देता है। ये सुन के रेड उसे दूर फेंक देता है जो कि
शुआन के बगल से जाता है। वो सोच ही रहा था कि आखिर ये था क्या, लेकिन तभी उसके सामने से बहुत सारा साबुन का पानी आता है और उसकी सारी मेहनत पे ही साबुन फिर जाता है। इसके बाद रेड एक पिल निकालता है और बताता है कि जो भी इसे खाएगा उसका स्पिरिचुअल फोर्स परमानेंटली बढ़ जाएगा। फ्रॉगी कहता है कि तुम्हें ये अपने पेरेंट्स को देनी चाहिए, लेकिन वैंग उस पिल को भी रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि ऑर्डिनरी और सिंपल रहना ही सबसे बेस्ट है। और वो रेड से कहता है कि क्या तुम्हारे पास कुछ सिंपल नहीं है। जिसके बाद रेड अपनी पूरी ताकत लगा के एक के बाद एक चीजें निकाल के दिखा रहा था, लेकिन वैंग सभी चीजों को मना करता ही चला जाता है। और शुआन अभी भी वे ऑफ हेवन जाने की कोशिश कर ही रहा था और वो सभी इतने बिजी थे वैंग को चीजें दिखाने में कि उनका ध्यान शुआन से हट जाता है और वो लगभग वे ऑफ हेवन तक पहुंच ही गया था। वहीं ये सारी चीजें देख के फ्रॉगी कह रहा होता है, तुम्हें इतना सब कुछ एक क्रिस्पी नूडल के पैकेट के बदले कैसे मिल सकता है? इनमें से किसी एक चीज के पीछे भी कंट्रीज में लड़ाई छिड़ सकती है। और वो रेड से पूछता है कि वैंग क्रिस्पी नूडल्स के पीछे इतना पागल क्यों है? रेड कहता है कि ये लंबी कहानी है और पास्ट के सीन में हम देखते हैं कि वैंग कुछ कर रहा था और अभी वैंग 3 साल का है और वहाँ उसने रेड को समन किया था। वो जब एक तस्वीर को छूता है वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल फोर्स को महसूस कर पा रहा था और इसीलिए वो उस पेंटिंग को अपने साथ लेके जाना चाहता था और इसके बदले वो वैंग को एक क्रिस्पी नूडल्स का पैकेट देना चाहता है और साथ ही वे ऑफ हेवन में एक व्हाइट लिस्ट की तरह ऐड करना चाहता है, जिसके लिए वैंग मान जाता है। और इसी दिन उसने पहली बार क्रिस्पी नूडल्स खाए थे और उसी दिन से वैंग को क्रिस्पी नूडल्स इतने पसंद है। ब्लू उसे मारता है और कहता है ये सारी तुम्हारी गलती है। तभी वहाँ से कुछ बाहर आता है। वैंग कहता है अरे हाँ यही तो चाहिए था मुझे, और वो उस डब्बे को लेके वहाँ से चला जाता है। वहीं अर्थ पे शुआन ने वे ऑफ हेवन सीख लिया था और कहता है कि वे ऑफ हेवन तुम तो सच में कितने ज्यादा ताकतवर हो। वहीं दूसरी तरफ वो लाल बाल फैक्शन 60 के शहर में पहुंच चुका था।